नवंबर 1978 रॉ हेडक्वार्टर नई दिल्ली रात के 11 बज रहे थे। रॉ हेडक्वार्टर की चौथी मंजिल पर एक कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। उस कमरे के अंदर दो आदमी बैठे थे, एक लगभग 60 साल के और दूसरा 30 के आसपास। 60 साल के उस आदमी का नाम था रमेश्वर नाथ काव, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पहले चीफ। वही आदमी जिसने भारत की सबसे गुप्त एजेंसी की नींव रखी थी। उनके सामने बैठा था एक युवा अफसर अजीत डोभाल। काव ने धीरे से टेबल पर रखी एक मोटी फाइल की तरफ इशारा किया। यह फाइल देखो। डोभाल ने फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर एक जगह का नाम लिखा था कहूटा और नीचे लिखा था खान रिसर्च लेबोरेटरीज। डोभाल ने सिर उठाकर पूछा, यह कहाँ है सर? काव ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, पाकिस्तान, इस्लामाबाद से लगभग 30 किमी दूर। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, एक छोटा सा शहर है, लेकिन वहाँ जो बन रहा है वह पूरे एशिया का नक्शा बदल सकता है। डोभाल ने फाइल के अगले पन्ने पलटे। वहाँ एक नाम लिखा था, अब्दुल कादिर खान। काव बोले, यह आदमी जानता है यूरेनियम को हथियार में कैसे बदला जाता है। पाकिस्तान इसे अपना हीरो मानता है, लेकिन हमारे लिए यह आदमी सबसे बड़ा खतरा है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। काव ने गहरी सांस ली। अमेरिका को शक है कि पाकिस्तान बम बना रहा है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। फिर उन्होंने डोभाल की आंखों में देखते हुए कहा, और वह सबूत हमें चाहिए। डोभाल ने धीरे से पूछा, कितना वक्त है सर? काव ने फाइल बंद कर दी। जितना लगे, महीने या साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने धीरे से कहा, तुझे वहाँ जाना है, उस लैब के अंदर घुसना है और सबूत लेकर वापस आना है। डोभाल ने एक पल सोचा, फिर पूछा, मैं वहाँ जाऊंगा कैसे? काव ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में बोले, तू वहाँ एक भिखारी बनकर जाएगा। कोई तुझे देखेगा तक नहीं, तेरी कोई पहचान नहीं होगी, तू वहाँ है ही नहीं। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया, और अगर पकड़ा गया तो हम तुझे जानते तक नहीं। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। डोभाल ने सिर झुकाया। समझ गया सर। वह कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से काव की आवाज आई। डोभाल, वो रुक गया। काव ने धीरे से कहा, 6 साल। हमने सोचा है कि इसमें 6 साल लग सकते हैं। तू तैयार है? डोभाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, सर, देश के लिए 6 साल नहीं, पूरी जिंदगी भी कम है। जनवरी 1979, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इस्लामाबाद की एक कड़कड़ाती सर्द सुबह, तापमान लगभग 0 से नीचे था। काकुल रोड के किनारे एक आदमी जमीन पर बैठा था। फटा हुआ शॉल, मैले कपड़े, उलझे हुए बाल और हाथ में एक पुरानी सी झोली। वह भीख मांग रहा था। लोग उसके पास से गुजरते, कोई उसे देखकर नजरें फेर लेता, कोई चुपचाप एक सिक्का डाल देता और कुछ लोग उसे गाली देकर आगे बढ़ जाते। लेकिन किसी को भी जरा सा भी शक नहीं हुआ कि यह भिखारी असल में कौन था। वो था अजीत डोभाल। अब वह इस शहर में पूरी तरह घुल मिल चुका था। उसकी जुबान अब पाकिस्तानियों जैसी हो चुकी थी। वह जानता था कब बोलना है, कब चुप रहना है और सबसे जरूरी कब देखना है। उसकी नजरें अक्सर एक ही जगह पर टिक जाती थी, एक छोटी सी नाई की दुकान। वो दुकान खास थी क्योंकि कहूटा रिसर्च लैब के वैज्ञानिक अक्सर वहीं हजामत बनवाने आते थे। फरवरी 1979, नाई की दुकान 2 महीने बीत चुके थे। डोभाल ने उस नाई की दुकान का हर कोना याद कर लिया था। कौन कब आता है, कितनी देर रुकता है, क्या बातें करता है, सब कुछ। फिर एक दिन उसने देखा, एक आदमी नाई की दुकान के अंदर गया, हाथ में ब्रीफ केस। वह लगभग 1 घंटा अंदर रहा, फिर बाहर निकल गया। डोभाल ने उस आदमी का चेहरा अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लिया। अगले दिन उसे पता चला वह आदमी कोई और नहीं था, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक। उस रात डोभाल ने अपनी डायरी खोली, कुछ सेकंड सोचा और फिर एक लाइन लिखी, टारगेट मिल गया, अब इंतजार। अप्रैल 1979, नाई की दुकान, दोपहर 3 बजे। 4 महीने बीत गए। डोभाल अब उस नाई की दुकान के ठीक सामने बैठता। उसने देखा कि वैज्ञानिक जब भी आते वे अपने बालों की कतरें झाड़ते समय फर्श पर गिरा देते। कोई उन्हें इकट्ठा नहीं करता। डोभाल के दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन वह नाई की दुकान के ठीक सामने बैठा। उसके हाथ में एक झाड़ू थी। वह सड़क साफ करने का नाटक कर रहा था। जैसे ही एक वैज्ञानिक ने अपने बाल कटवाए और दुकान से बाहर निकला, डोभाल ने झाड़ू लगाना शुरू किया। उसने धीरे से उन बालों को अपनी झोली में इकट्ठा कर लिया। किसी ने देखा नहीं। उस रात डोभाल ने अपने कमरे में जाकर उन बालों को छांटा। उनमें कुछ सफेद बाल थे, कुछ काले, लेकिन उनमें कुछ और भी था, एक अजीब सी चमक। वो समझ गया, यह वैज्ञानिक यूरेनियम के संपर्क में आते हैं। उनके बालों में यूरेनियम के कण हो सकते हैं। मई 1979, इस्लामाबाद, रात 1 बजे। डोभाल एक सुनसान इलाके में गया। वहाँ एक पुरानी इमारत थी। उसने 3 बार दरवाजा खटखटाया, 3 बार रुककर फिर 2 बार। यह रॉ का कोड था। दरवाजा खुला। अंदर एक आदमी था, पाकिस्तान में तैनात रॉ का दूसरा एजेंट। क्या मिला? उसने पूछा। डोभाल ने एक छोटी सी थैली निकाली। यह बाल है।
कहूटा लैब के वैज्ञानिकों के इन्हें दिल्ली भेजो, जांच कराओ कि इनमें यूरेनियम है या नहीं। तो यहाँ कैसे रह रहा है इतने दिन भिखारी बनकर? किसी को शक नहीं। दूसरे एजेंट ने हैरानी से देखा, 6 महीने से भिखारी यार, यह देश के लिए है। और सुन, मुझे और चाहिए। इन वैज्ञानिकों के ठिकानों के बारे में पता करो। वे कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं? ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ISI यहाँ हर जगह है। अगस्त 1979 लाहौर, एक गुप्त मुलाकात। 3 महीने बाद डोवाल लाहौर पहुँचा। वहाँ एक और रॉ एजेंट उससे मिला। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। दिल्ली से जवाब आ गया है, उन बालों में यूरेनियम के कण मिले हैं, यूरेनियम 235। डोवाल की आंखें चमक उठी। तो सच है, पाकिस्तान बम बना रहा है। हाँ, और भी बुरी खबर है, अमेरिका को पता चल गया है। उनके सैटेलाइट ने कहूटा की तस्वीरें ली हैं, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। उन्हें यकीन नहीं हो कहा कि पाकिस्तान के पास इतनी तकनीक हो सकती है। डोभाल ने सोचा, हमें और सबूत चाहिए। लैब के अंदर की तस्वीरें मशीनों की, डॉक्टर खान की, वो तो नामुमकिन है। वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त है। कुछ नामुमकिन नहीं, बस सही तरीका चाहिए। दिसंबर 1979, कहूटा, बर्फ की रातें, साल का आखिरी महीना था। कहूटा में बर्फ गिर रही थी। डोभाल अब भी उसी नाई की दुकान के सामने बैठता। उसने देखा कि सर्दियों में वैज्ञानिक कम आते हैं, लेकिन एक आदमी हर हफ्ते आता है, डॉक्टर खान। एक दिन डॉक्टर खान नाई की दुकान में बैठे थे। डोभाल बाहर बैठा था। अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहाँ रुकी। 2 पुलिस वाले उतरे और उसकी तरफ बढ़े। डोभाल का दिल तेजी से धड़का। पकड़ा गया। उसके दिमाग में बिजली कौंधी। एक पुलिस वाले ने उसे धक्का दिया, यहाँ से हट जा, यह इलाका सुरक्षित नहीं है भिखारियों के लिए। डोभाल ने सिर झुकाया और धीरे से उठकर चला गया। उसकी जान बच गई थी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था, यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा। फरवरी 1980, इस्लामाबाद, एक नई पहचान। 2 महीने बाद डोभाल ने अपना रूप बदला। अब वह सिर्फ भिखारी नहीं था, वह एक पागल फकीर बन गया था। लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी, आंखों में पागलपन। लोग अब उसे देखकर डरते थे, इसलिए पास नहीं आते थे। उसने नाई की दुकान के पीछे एक झोपड़ी बना ली। वहाँ से वह दुकान का पिछला दरवाजा देख सकता था। एक दिन उसने देखा, दुकान का पिछला दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था। वह धीरे से अंदर घुसा। दुकान में कुर्सियाँ थी, आईने थे और एक छोटी सी अलमारी। उस अलमारी में तौलिए रखे थे और उन तौलियों पर बाल चिपके थे, वैज्ञानिकों के बाल। डोभाल ने चुपके से कुछ तौलिया उठा लिए। उस रात उसने उन तौलियों से बाल इकट्ठा किए, कम से कम 20 अलग अलग वैज्ञानिकों के। मार्च 1980, दिल्ली, खुशखबरी। 2 हफ्ते बाद डोभाल को संदेश मिला। उन बालों में से 15 में यूरेनियम के कण मिले थे, यानी कम से कम 15 वैज्ञानिक यूरेनियम के संपर्क में आ रहे थे। इतने सारे वैज्ञानिक सिर्फ एक चीज पर काम कर सकते थे, परमाणु बम। डोभाल ने सोचा, अब और सबूत चाहिए। असली सबूत। जून 1980, कहूटा, खतरनाक मोड़। एक दिन डोभाल ने देखा कि नाई की दुकान में एक नया आदमी आया है। वह वैज्ञानिक नहीं लग रहा था। उसकी आंखें हर जगह घूम रही थी, दुकान के अंदर, बाहर, आसपास। डोभाल समझ गया, यह ISI का एजेंट है। उन्हें शक हो गया है। उस रात डोभाल ने अपनी डायरी में लिखा, खतरा बढ़ गया है, ISI को कुछ भनक लग गई है, अब और सतर्क रहना होगा। अगस्त 1980, इस्लामाबाद, गुप्त बैठक। 3 महीने बाद डोभाल फिर उस पुरानी इमारत में गया। वहाँ उसका कांटेक्ट इंतजार कर रहा था। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, उसने कहा। ISI ने तुम्हारे बारे में सुन लिया है, वे हर भिखारी की तलाश कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे और सबूत चाहिए। लेकिन तुम्हारी जान खतरे में है, जान से प्यारा देश है, मैं रुकूंगा। दिसंबर 1980, कहूटा, वो रात साल की आखिरी रात थी। नए साल की पार्टियां हो रही थी, सुरक्षा ढीली थी। डोभाल ने मौका देखा। वो रात के अंधेरे में लैब की तरफ बढ़ा। बाढ़ फांदी गार्ड को चकमा दिया। वो उस जगह के करीब पहुंच गया जहां सबसे ज्यादा रोशनी थी। वहां सेंट्रीफ्यूज थे जो यूरेनियम को समृद्ध करते हैं। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें ली। 1, 2, 10, 20। हर तस्वीर में वह चीज कैद थी जिसे दुनिया देखना चाहती थी, पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम। अचानक एक आवाज आई, कौन है वहाँ? डोभाल ने कैमरा छुपाया और अंधेरे में गायब हो गया। गार्ड ने टॉर्च मारी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जनवरी 1981, इस्लामाबाद, आखिरी मुलाकात। डोभाल ने वे तस्वीरें अपने कांटेक्ट को दी। यह ले, अब यह दिल्ली पहुँचा दे, तुम यहाँ और रहोगे, हाँ, जब तक मेरी जरूरत है। लेकिन कोई लेकिन नहीं, जाओ। वह आदमी चला गया। डोभाल फिर उसी नाई की दुकान के सामने बैठ गया, एक भिखारी की तरह। मार्च 1981, दिल्ली, ऐतिहासिक दिन। उन तस्वीरों ने दिल्ली में हड़कंप मचा दिया। रॉ के पास अब पुख्ता सबूत थे कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है।
यह जानकारी अमेरिका को दी गई। अमेरिका हैरान रह गया। उनके सैटेलाइट ने जो देखा था उसकी पुष्टि हो गई। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार था, लेकिन यह खबर किसी और तक भी पहुंची। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया उल हक तक अप्रैल 1981 इस्लामाबाद तबाही। उस महीने की 15 तारीख को डोभाल ने देखा कि शहर में हलचल बढ़ गई है। हर जगह पुलिस, हर जगह ISI। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। अगले दिन उसे पता चला पाकिस्तान ने 40 रॉ एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया था। सबको मार दिया गया। कैसे, किसने धोखा दिया? डोभाल ने अपनी डायरी में लिखा, 40 लोग 40 जाने, किसी ने हमें बेच दिया। मई 1981 इस्लामाबाद आखिरी दिन। अब डोभाल के लिए यहाँ रहना नामुमकिन था। हर गली में उसकी तलाश थी। उसने अपना भेष बदला। अब वह एक बूढ़ा हजजाम बन गया था। एक दिन वह उसी नाई की दुकान के पास से गुजरा। दुकान बंद थी। उसके ऊपर एक तख्ती लगी थी, यह दुकान सरकार ने जब्त कर ली है। डोभाल समझ गया, उसकी कहानी यहाँ खत्म हो गई थी। जून 1981 भारत नेपाल सीमा वापसी। 6 साल बाद डोभाल भारत की सीमा में दाखिल हुआ। वही आदमी, वह सीधा रॉ हेडक्वार्टर गया। काऊ ने उसे देखा तो आंखें नम हो गई। हाँ सर, वापस आ गए और यह लीजिए। उसने एक डायरी निकाली। उसमें 6 साल की कहानी थी, हर दिन, हर सबूत, हर घटना। काऊ ने डायरी के पन्ने पलटे, फिर बोले, 40 आदमी मारे गए, लेकिन तूने उनकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दिया। यह पीछे एक भिखारी की कहानी थी जो 6 साल तक सड़कों पर सोया, जिसने नाई की दुकान से बाल चुराए, जिसने अपनी जान जोखिम में डाली। आज 2024। आज अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वह आज भी उन 40 एजेंटों को याद करते हैं जो उस मिशन में मारे गए। वह आज भी उस नाई की दुकान को याद करते हैं। वह आज भी उन बालों को याद करते हैं जिनमें यूरेनियम के कण थे। क्योंकि असली हीरो वह नहीं जो कैमरे के सामने आते हैं। असली हीरो वह होते हैं जो सड़कों पर भिखारी बनकर बैठ जाते हैं ताकि हम सब चैन की नींद सो सकें। जय हिंद।